डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 40 साल मैंने डिफेंस टेक्नोलॉजीज में अपने जो जवान सरहद के ऊपर काम करते हैं, उनके हाथ में जो शस्त्र रहता है उसके ऊपर काम किया है। और जनरली आमतौर पर ये किसी को मालूम नहीं रहता है। इसलिए आज हम जितना भी मेरी इंफॉर्मेशन है या ऑफिशियल वेबसाइट में या जो पब्लिक डोमेन में जो पब्लिश किया है उसके आधार पर कर्टसी डीआरडीओ मैं बात करूंगा। डीआरडीओ के जो क्लस्टर्स है, टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स, उसमें मेनली एरोनॉटिकल क्लस्टर है जहां ऑल एरोडायनेमिक्स और इसका काम किया जाता है। दूसरा क्लस्टर है आर्मामेंट एंड कम्बैट इंजीनियरिंग, उसके लिए भी मिसाइल एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ये टेक्नोलॉजी का हब है, वो बेंगलोर में उसका मुख्यालय है। मिसाइल स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स है, उसका हैदराबाद में क्लस्टर है, मेन हेडक्वार्टर है। लाइफ साइंसेस, जो कोविड के संबंध में आपने देखा होगा कि डीआरडीओ ने बहुत सारे विचार अपने पास रखे थे और प्रोडक्ट्स भी दे दिए थे सबके लिए, तो लाइफ साइंसेस का एक क्लस्टर है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटेशनल साइंस, साइबर, ये इसमें भी बहुत काम होता है। और नेवल सिस्टम्स एंड मटेरियल्स, ये मोटा मोटी ये 7 क्लस्टर में पूरा डीआरडीओ का काम बटा हुआ है। आप लोग जानते होंगे डीआरडीओ के लिए, तो डीआरडीओ ये डिफेंस के लिए जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो पूरी करने के लिए खुद का तंत्र ज्ञान विकसित करना, इसके लिए काम करने वाली चीज है। एक समय था 1982 में मैं ज्वाइन किया सर्विस के लिए, और भारत की जो तोप प्रणाली है, जो आर्टिलरी गन सिस्टम है, उसके लिए काम करने के लिए जो टीम काम करती थी उसमें मैंने ज्वाइन किया। और 4 ही साल में हमने बोफोर्स से, स्वीडन से तुम्हें खरीदी थी, आपको मालूम, बोफोर्स से, सो 85-86 की बात है। और उस समय अपना देश पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा शस्त्रास्त्र इंपोर्ट करने वाला देश था। आज मैं बहुत अभिमान के साथ कह सकता हूँ, बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि गत वर्ष 19 नवंबर 2022 को भारत की एक कंपनी को $155.5 मिलियन का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। तो यह होता है 40 साल में जो हमने काम किया उसका नतीजा। बहुत सारे शस्त्र प्रणालियां रहती है, उसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेक्नोलॉजी, पर्सनल वेपन्स, सेक्शन वेपन्स, आर्मर्ड वेपन्स, आर्टिलरी गन्स, आर्टिलरी रॉकेट्स, नेवल प्लेटफॉर्म्स एंड नेवल आर्मामेंट्स, एरियल प्लेटफॉर्म्स एंड एयर आर्मामेंट्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी और स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल जो आजकल हाइपरसोनिक और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर है। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें उसका, तो व्यक्तिगत रूप से जो वेपन्स चलते हैं उसके लेके सेक्शन वेपन्स, फिक्स इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलेशंस, आर्टिलरी वेपन्स, आर्मर्ड वेपन्स, रेलवे वेपन्स, एयर आर्मामेंट, नेवल आर्मामेंट, ये सब चीजें बाय यूजर पॉइंट ऑफ व्यू देखे जा सकते हैं। अगर हम देखेंगे फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इट इज एंटी मैटर, ब्लास्ट, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, फ्रैगमेंटेशन, इंसेंडरी, स्मोक, जो जितने भी इफेक्ट हैं, आपको ये 3 दिखेंगे जो रेड में लिखे हैं, जैसे बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स। ये 3 वेपन प्रणालियां जो है वो तीनों में रेड में लिखने का मतलब है पूरे दुनिया ने इकट्ठा आकर जिनेवा में एक पैक्ट किया है कि इसका उपयोग नहीं करेंगे, बिकॉज दीज आर मास किल डिस्ट्रक्शन वेपन्स। जैसा 6 अगस्त 1945 में नागासाकी में और 9 अगस्त 45 में हिरोशिमा में जापान में अमेरिका ने बमबारी की थी, अणुबॉम्ब चलाया था। उससे लेके आज तक जितने भी मास के डिस्ट्रक्शन वेपन्स है उसको चलाना नहीं,
इसलिए बैन रखा हुआ है। और डायरेक्ट बहुत सारे हैं, साइबर के लिए भी साइबर अटैक और उससे बचाव करने के लिए कुछ होता है। अगर हम टारगेट के हिसाब से देखेंगे तो एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी पर्सन, एंटी टैंक, एंटी शिप, एंटी सबमरीन, ये सिलसिला रहता है। पर्सनल वेपन्स में हम देखेंगे तो सभी जो वेपन्स है, एक पर्सन जो एनिमी है उसको अगर मारना होता है तो किलिंग के लिए सिर्फ 80 जूल्स एनर्जी लगती है। और 80 जूल्स एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में इसमें उपयोग में लाते हैं। उसको बोलते हैं राइफल, पिस्तौल या बाकी का सब है, उसको स्मॉल आर्म्स कहते हैं। ये तंत्र क्या होता है? एक बुलेट फायर करने के लिए 8 सीक्वेंस से 8 एक्टिविटी करनी होती है।